महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आज़ादी के लिए अनेक युद्ध लड़े थे, जिनमें हल्दी घाटी का युद्ध मुख्य युद्ध था। अकबर के साथ युद्ध को अवश्यंभावी देखकर महाराणा प्रताप अब युद्ध के मैदान में चक्रव्यूह की संरचना करने लगते हैं। उन्होंने मेवाड़ की मुख्य पहाड़ी चौकियों और सामरिक महत्व के स्थानों की नाकाबंदी करनी शुरू कर दी। मेवाड़ की जनता ने अपने महाराणा की सहायता हेतु अपने खेत खलिहान अग्नि देवता को समर्पित कर दिए, ताकि शत्रु को रसीद की आपूर्ति न हो सके। किंतु अपने से 3 गुणी बड़ी मुगल सेना का सामना करना इतना आसान नहीं था। महाराणा प्रताप ने इस समस्या का निदान निकालते हुए कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि हम हल्दी घाटी दर्रे के आसपास ही युद्ध करेंगे, खुले मैदान में नहीं जाएंगे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना आ पहुंचती है। महाराणा प्रताप की ओर से चूड़ावतों के साथ हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। अफगान पठान हकीम खां सूरी ने पहला वार करते हुए मुगल सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। दरअसल मेवाड़ की युद्ध नीति के अनुसार शत्रु सेना पर आक्रमण करने वाली सैन्य टुकड़ी को हरावल और दूसरी को चंदावल कहते हैं। चंदावल सैन्य टुकड़ी में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता आदि थे। इसी में घाटी के मुहानों पर राणा पुंजा के नेतृत्व में भील तीर कमाने के साथ तैनात थे। दाएं से राम सहाय तंवर और उसके 3 पुत्र हमला करते हैं। बाई ओर से झालामान, जाला, बिदा और अक्षयमान हमला करते हैं। मुगल इतिहासकार बदायूं के अनुसार प्रताप की सेना ने इतनी तीव्रता से आक्रमण किया कि मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाकर बनास के दूसरे किनारे से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक भागना पड़ा। महाराणा प्रताप ने हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से आक्रमण किया, किंतु वह बच गया। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया और हाथी की सूंड में लगी तलवार से महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। मुगल सेना को हारता देखकर मेहतर खां ने एक छल किया। दरअसल मुगलों की इल्तुतमिश नामक एक आरक्षित सेना थी, जिसके नेतृत्व करता थे माधो सिंह और मेहतर खान। मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। मुगलों के मुकाबले मेवाड़ की सेना संख्या बल में पहले से कम थी। कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने यह सुना कि 4 घंटे में युद्ध के बाद एक नया दस्ता फिर से युद्ध लड़ने आ रहा है, तो मेवाड़ की सेना हतोत्साहित हो जाती है। इन परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार मेवाड़ में सभी सेनापति पहाड़ों की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, किंतु वे इतना आगे निकल चुके थे कि वापिस आना मुश्किल होता है। प्रताप समय खुले में मानसिंह के सामने आ चुके होते हैं। मेहतर खान की अफवाह से मुगल सेना उत्साहित हो जाती है और प्रताप को घेर लेती है। यह देखकर झालामान और हकीम खां सूरी ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप की जान बचा ली। इस युद्ध में मुगल सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, किंतु मेवाड़ की सेना के भामाशाह और ताराशाह को छोड़कर सभी सेनानायकों को वीरगति प्राप्त हुई थी। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सैनिकों की दशा देखकर अकबर को यह भलीभांति मालूम हो गया था कि मेवाड़ मुगल साम्राज्य के सम्मुख झुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ आसपास के हिंदू राजाओं में भी यह सकारात्मक संदेश गया कि अगर अकेला प्रताप मुगलों से लोहा ले सकता है, तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तकों में आज भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, किंतु वास्तविकता इससे नितांत विपरीत है। वर्तमान शोध और अध्ययनों से ज्ञात होता है कि हल्दी घाटी के 3 माह पश्चात महाराणा प्रताप युद्ध में सहायता करने वाले लोगों को जागीर के रूप में 7 गांव प्रदान करते हैं। यदि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में परास्त हो चुके थे, तो फिर वे क्यों किस अधिकार से लोगों को जागीरें देते थे?
हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर अपने दरबार में मान सिंह और आसिफ खान के मनसब कम कर देते हैं। साथ ही साथ अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में मिली हार से इतना व्यथित हो जाता है कि मान सिंह से 1 वर्ष तक उसने बात भी नहीं की थी। यह थी हल्दी घाटी की लड़ाई। धन्यवाद। जय हिंद।